गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 30 दिसंबर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू के करंट अफेयर्स अलोंग विद पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो एंड अदर न्यूज़पेपर्स में जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसको हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट 10 टॉपिक्स को एमसीक्यू के थ्रू। चलिए, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ। एक शॉर्ट मोटिवेशन स्टोरी जो है वो कैसे हमारी लाइफ के ऊपर अप्लाई होती है इसको देखेंगे। एक बार एक आदमी जो था वो बटरफ्लाई आप जानते हैं कोकून में से निकलती है, कोकून में से निकलते हुए देख रहा था। बेसिकली जो प्रोसेस होता है कोकून से निकल के बटरफ्लाई बन के पूरा बटरफ्लाई की तरह उड़ने का, ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। तो ये आदमी बैठ गया और बटरफ्लाई को देखने लगा कि वो कैसे कोकून में से निकल रही थी। काफी स्ट्रगल कर रही थी और बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी उस कोकून में से निकलने के लिए। लेकिन घंटों की मेहनत के बाद भी जो बटरफ्लाई थी वो कोकून में से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो हुआ क्या, इसके बाद मैन जो था, ये जो आदमी जो देख रहा था पूरा प्रोसेस, उसने डिसाइड किया कि वो बटरफ्लाई की हेल्प करेगा। उसने क्या लिया, एक कैंची ली, एक सीजर लिया। सीजर्स को यूज करते हुए उसने कोकून को काट दिया और उसमें से बटरफ्लाई जो थी बाहर निकल आई। जब बटरफ्लाई बाहर निकली उसकी जो पूरी बॉडी थी वो स्वोलन थी, काफी सूजी हुई बॉडी थी और जो उसके पंख थे वो भी काफी छोटे छोटे थे। तो यहाँ पे आदमी वेट करने लगा कि कब इसके जो पंख है वो बड़े होंगे और ये उड़ना शुरू होगी, बट वैसा कभी भी नहीं हुआ। इस आदमी ने काफी हेल्प भी करी बटरफ्लाई को उड़ाने की, बट वो इवेंचुअली उड़ कभी भी नहीं पाए और पूरी जिंदगी जो था वो सिर्फ क्रॉल करती रही, सिर्फ जमीन पर ही चलती रही, क्योंकि उसके पंख जो थे वो अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पाए। तो यहां पर देखिए, इवन तो इंटेंशन जो थी वो उस आदमी की अच्छी थी, उसने कोशिश करी बटरफ्लाई की हेल्प करने की, बट वो ये चीज को नहीं समझ पाया कि जो हमारा नेचर है, नेचर जो कोकून बनाता है, कोकून से निकलने का जो प्रोसेस, कोकून में एक बहुत छोटा सा छेद होता है और जो आपकी बटरफ्लाई होती है उसको इस कोकून में से काफी स्ट्रगल के बाद, घंटों की स्ट्रगल करने के बाद ही बटरफ्लाई से निकल पाती है। और जब वो इस छोटे से छेद में से बाहर निकलती है तो जो उसका बॉडीली फ्लूइड होता है वो कहां पर चला जाता है, जो उसकी बॉडी के ऊपर जो फ्लूइड लगा होता है उसकी बॉडी से उसके विंग्स तक चला जाता है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और जब इस पूरे प्रोसेस के बाद बटरफ्लाई निकलती है तो इट इज केपेबल टू फ्लाई, वो उसके बाद उड़ सकती है। बट जो आदमी था वो इस चीज को नहीं समझ पाया और यही गलती हम करते हैं जब हम सोचते हैं कि लाइफ के जो स्ट्रगल्स है हम कोशिश करते हैं उसको ईजी बनाने की, उसको आसान बनाने की, बट हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो हमारी लाइफ की स्ट्रगल है, जैसे कि इस बटरफ्लाई की लाइफ में स्ट्रगल था, जब कोकून से निकलते हुए उसे छोटे से छेद से बाहर निकलना था और इसके लिए इसे घंटों भर मेहनत करनी पड़ी यहां पर निकलने के लिए। लेकिन जब बटरफ्लाई इस पूरे हार्डवर्क के बाद, इस पूरी स्ट्रगल के बाद बाहर निकलती है तो वो केपेबल होती है उड़ने के लिए। अगर यहां पर ये जो पर्टिकुलर स्ट्रगल है इसको खत्म कर दिया जाए, जैसे कि उस आदमी ने कोशिश करी स्ट्रगल को खत्म करने की, उसके बाद बटरफ्लाई पूरी जिंदगी ही जमीन पे ही क्रॉल करती रही लेकिन कभी उड़ नहीं पाई। तो हमारी लाइफ के अंदर भी जो स्ट्रगल होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हम ऊंचाइयों तक, जिस ऊंचाई की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं या फिर जिस ऊंचाई के बारे में हम सोचते हैं, जिस सक्सेस के बारे में सोचते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए इस स्ट्रगल से होकर गुजरना पड़ता है एंड देयर इज नो शॉर्टकट। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम जब स्ट्रगल्स भरी जिंदगी आपके सामने आती है, सिचुएशंस आपके सामने आती है, जस्ट थिंक अबाउट द बटरफ्लाई कि आगे आने वाला जो टाइम है वो काफी सक्सेस से भरा होने वाला है, बिकॉज टुडे यू आर फेसिंग ऑल दी स्ट्रगल्स। तो आज के टाइम में आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं इसका जो फ्रूट है वो आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। हो सकता है आज आप इस चीज को समझ ना पाए, बट बिलीव मी इट इज गोइंग टू बी देयर। चलिए टॉपिक्स को देखते हैं जो हम डिस्कस करने वाले। तो 10 टॉपिक्स में हम जीरो कूपन बॉन्ड, साउथ कोरिया, माई स्टेम स्कीम के बारे में देखेंगे। A68A क्या है, किसान फसल राहत योजना, मोनपा आर्टिकल 356, ग्वादार पोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थोबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को भी डिस्कशन होगा। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस भी हैं जो कि करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं मेंशन किए होते हैं। एंड देन कोर करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है वो तो आपको यहाँ पर दिए ही गए हैं। चलिए, आपके जो भी डाउट्स होते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू को लेकर, तो वो आप @prince_luthra पे मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। नए मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं। काफी सारे लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया, तो प्रदीप ने, सुमन ने, नीलम, आर्यन, शिल्पी, नवीन और ऋषि ने रिसेंटली अभी हमें ज्वाइन किया है। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। जो 50% न्यू ईयर डिस्काउंट चल रहा है उसको यूज करते हुए काफी सारे लोगों ने जो सीरीज है ज्वाइन किया। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। और आप चाहें तो अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर करें तो मिशन यूपीएससी 2022 की जो पूरा प्रोग्राम है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप 2021 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो मिशन यूपीएससी 2022 है इसके अंदर आपको काफी सारी जो बुक्स हम कवर करने वाले हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स वो तो मिलेंगी ही आपको, उसके जो लेक्चर्स हैं वो तो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ में ही आपको जो एमसीक्यू लेक्चर्स होते हैं वो भी अलग से क्लासेस के थ्रू कवर कराए जाएंगे। इसके अंदर आपको जो प्रीलिम्स और मेंस है इसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराई जाती है, साथ में ही जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स हैं उसको कवर किया जाएगा और साथ में ही एनसीईआरटी जो है उनको भी यहाँ पर लेक्चर वाइज एज वेल एज एमसीक्यू वाइज कवर किया जाएगा, ताकि फाउंडेशन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए। 2022 तक
जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं, आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स हैं, करंट अफेयर्स है, प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कवर किया जाएगा। चलिए, तो 2021 कूपन जो है जिससे आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, उसे यूज करके इसे सब्सक्राइब करें, बिकॉज जनवरी 2021 से जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं। तो अभी जो डिस्काउंट चल रहा है इसका प्लीज आप बेनिफिट जरूर लीजिएगा। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जीरो कूपन बॉन्ड। इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी को लेकर, लेकिन क्वेश्चन जो है स्टैटिक नेचर का है। जीरो कूपन बॉन्ड को लेकर पूछा गया कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन यहां पर सही है। इट इज अ बॉन्ड दैट पेज टाइमली इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स एट अ प्राइस हायर टू इट्स फेस वैल्यू। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि जिसपे इंटरेस्ट टाइम से मिलता है और ये अपने प्राइस से ज्यादा प्राइस पे ट्रेड होता है, हो सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्योर डिस्काउंट बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इसके दो अलग नाम दिए गए हैं, इसे प्योर और डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इट इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली या स्पेसिफिकली टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को इसे इशू किया जाता है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली गवर्नमेंट जो है उसने एक न्यू और आप कह सकते हैं एक फाइनेंशियल इनोवेशन को यहां पे यूज करने की कोशिश करी है। पंजाब एंड सिंध बैंक को रीफाइनेंस करने के लिए तो 5500 करोड़ लेंड करे गए हैं। 5500 करोड़ के रादर जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो दिए गए हैं किसको? पंजाब एंड सिंध बैंक को। तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा दिए गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इश्यू करती है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। क्या इसे प्योर डिस्काउंट और डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं? तो यस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्योर डिस्काउंट और द डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इसमें इंटरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। एंड यहां पे अगर बात करूं, इसको समझाता हूं मैं आपको किस तरीके से होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर फेस वैल्यू 100 है और इसको क्या किया जाता है, इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको दिए? पंजाब एंड सिंध बैंक को, और ये इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे इनको दिया। ठीक है, जब ये रिटर्न किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो पूरा 100 रुपए वापस किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे डिस्काउंटेड प्राइस पे पंजाब एंड सिंध बैंक को दिया। जब इनका काम पूरा हो जाएगा इसकी फेस वैल्यू रिटर्न करी जाएगी। तो फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज रिटर्न करा जा रहा है। लिया कितना था? 90 रुपीज लिया था। तो रिमेनिंग 10 क्या हुआ? रिमेनिंग 10 तो बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट का ही अमाउंट हो गया ना। इसी वजह से जो इंटरेस्ट का अमाउंट इनबिल्ट होता है वो फेस वैल्यू और डिस्काउंटेड प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है, तभी अलग से इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। तो जो चीज ध्यान रखने की है वो सबसे जरूरी ये है कि इसके थ्रू रिकैपिटलाइजेशन किया जा रहा है किसका? पंजाब एंड सिंध बैंक का। इस वजह से इसे इशू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसे प्योर डिस्काउंट और डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है साउथ कोरिया को लेकर। पहली स्टेटमेंट कहती है इट ऑक्यूपाइज सदर्न पोर्शन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला। कोरियन पेनिनसुला का सदर्न पोर्शन को ये ऑक्यूपाई करता है। इट लाइज बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिलो ये फॉल करता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम जापानीज आइलैंड ऑफ, कौन सा है? सुशीमा बाय द कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट के द्वारा ये जो है जापानीज आइलैंड से सेपरेट होता है और जापानीज आइलैंड का जो नाम है वो भी यहां पर दिया हुआ है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली एक न्यूज थी इसके कंसर्निंग जो आर्मी टू आर्मी या फिर कहीं मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन है वो हम इंक्रीज करने की कोशिश करें। इसलिए हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज नरावने जो है उन्होंने अभी साउथ कोरिया के अंदर विजिट किया है। दिसंबर 28 से दिसंबर 30 मतलब आज तक वो विजिट करने के लिए गए और कोशिश करी जा रही है कि साउथ कोरिया के साथ रिलेशन, मिलिट्री कॉपरेशन जो है वो इंप्रूव करी जाए और वहां के जो आर्मी चीफ है उनसे भी मीटिंग करी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। ये पूरी न्यूज थी। अब बात करते हैं साउथ कोरिया की लोकेशन के बारे में। तो इट ऑक्यूपाइज सदर्न पोर्शन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला। तो कोरियन पेनिनसुला को दिखाता हूं मैं आपको एक बार मैप के ऊपर। तो उसकी सदर्न साइड को ही ये फॉलो करता है। देन ऊपर आपका नॉर्थ कोरिया आ जाता है और नीचे आपका साउथ कोरिया है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिलो नहीं है, रादर अबव फॉल करता है। ये देखिए, दिस इज, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये लाइन जो जा रही है इंडिया में से होते हुए, और यहां पे आपका साउथ कोरिया है। तो साउथ कोरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। चलिए पहले एक बार एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। इट मींस ये आंसर आपका नहीं हो सकता है और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट आप बी पे पहुंच जाते हैं। आपको थर्ड स्टेटमेंट के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये करेक्ट होगी। हालांकि मैप के ऊपर से देखेंगे जरूर कि क्या जापानीज आइलैंड ऑफ सुशीमा जो है ये कोरिया स्ट्रेट से अलग होता है। तो यहां पर आप मैप पे देख सकते हैं, दिस इज सुशीमा जो जापान का आइलैंड है और ये कोरिया स्टेट से अलग हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आसपास की चीजों को भी देखने की कोशिश करिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि माई स्टैम्प स्कीम को लेकर पूछ रहे हैं कि बताएं इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ ब्रांड नेम फॉर पर्सनलाइज्ड शीट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ इंडियन पोस्ट। तो एक तरीके की आप कह सकते हैं पर्सनलाइज्ड शीट्स होती है जिसमें आप पोस्टेज स्टैम्प्स बना सकते हैं। द पर्सनलाइज्ड और पर्सनलाइजेशन इज अचीव बाय प्रिंटिंग अ थंबनेल फोटोग्राफ ऑफ द कस्टमर इमेज। तो इसमें कस्टमर की जो इमेज होती है उसको आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टैम्प के ऊपर लगा सकते हैं और उसे पर्सनलाइज बना सकते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे मग्स वगैरह आजकल लोग पर्सनलाइज करते हैं, टी शर्ट्स को पर्सनलाइज करते हैं, और इवन लोगों ने तो मास्क को भी, जो अभी मास्क आए थे उसको भी पर्सनलाइज करना शुरू किया था। तो कुछ उस तरीके का है ये। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड फाइलेटलिक एग्जीबिशन। तो जो फाइलेटलिक की एग्जीबिशन हुआ था तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर और इसके आसपास के रीजन में देखा कि कुछ ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन्स थे, उनकी इमेजेस पर्सनलाइज करके इन स्टैम्प्स के ऊपर लगाई गई थी। हालांकि जो पर्टिकुलर स्कीम थी, इसको लॉन्च करने का जो पर्पस था वो तो कंज्यूमर को, कस्टमर को एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देना था, लेकिन लोगों ने इसको गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। तो यस, एक तरीके से जैसे आप बाकी चीजों को पर्सनलाइज करते हैं, यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प को भी कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन जो है प्रिंटिंग थंबनेल करके होती है, थंबनेल को आप प्रिंट करते हैं और कस्टमर इमेज को उसके ऊपर आप प्रिंट कर सकते हैं, और इसे वर्ल्ड फाइलेटलिक एग्जीबिशन के दौरान लॉन्च किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक हो जाती है। चलिए, तो यहां पे दिस वाज द स्कीम जो लॉन्च करी गई थी पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा। यहां पे लिखा हुआ है वांट योर फेस प्रिंटेड ऑन द पोस्टेज स्टैम्प्स, ताकि एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या थी? फोटोग्राफ की, आईडी प्रूफ की, और इसमें फीस लगती थी 300 रुपए की। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि A68A के बारे में पूछा गया कि ये क्या है। अभी रिसेंटली न्यूज में था। क्या ये किसी तरीके की वैक्सीन है, कोई आइसबर्ग है, कोई एस्ट्रॉइड है, या कोई पर्टिकुलर टाइगर है? सोचिए। चलिए, साउथ जॉर्जिया आइलैंड को लेकर ये एक आइसबर्ग है जो काफी न्यूज में था। काफी जाइंट आर्कटिक आइसबर्ग है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको इसकी इमेज भी। इसको लेकर न्यूज थी, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। सो दिस इज आइसबर्ग A68A। ये साउथ जॉर्जिया आइलैंड है। ठीक है, जाइंट आइसबर्ग A68A ये बिगेस्ट ब्लॉक ऑफ फ्री फ्लोटिंग आइस जो है। तो बिकॉज ऑफ द करंट, जो आपके ओशन करंट्स है, उससे ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ये जो काफी बड़ा आइसबर्ग है, अगर आप इसको साइज के हिसाब से देखेंगे, ये साउथ जॉर्जिया आइलैंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है एक इम्पैक्ट के साथ उसको स्मैश करे और वहां की जो वाइल्ड लाइफ है उसको काफी नुकसान पहुंचा दे। इसी वजह से ये कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि साइज इसका काफी बड़ा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द जाइंट आइसबर्ग A68A। इस वजह से ये प्रॉब्लम का रीजन है। और अभी तो इसमें से काफी सारे दूसरे छोटे छोटे और भी आइसबर्ग्स निकल रहे हैं, जिनको A68E और A68F नाम दिया जा रहा है। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में जो ओशन करंट है वो उसको किस डायरेक्शन में लेके जाता है, बट फिलहाल के तौर पे ये कॉज ऑफ कंसर्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसान फसल राहत योजना को लेकर है। पूछा गया कि इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन सही है। इट्स अ पैन इंडिया कॉम्पनसेशन स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी कवर टू फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए ये बेसिकली एक स्कीम है ताकि उनको एक सिक्योरिटी कवर दिया जा सके। कॉम्पनसेशन स्कीम लॉन्च करी गई है पैन इंडिया लेवल के ऊपर। इट विल कवर बोथ लैंड ओनिंग एंड लैंडलेस फार्मर्स। तो फार्मर्स जब उनके पास लैंड है या लैंड नहीं है, लैंडलेस है, दोनों को ही इसमें कवर किया गया है। द डैमेज ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक एंड प्रिवेंटेबल रिस्क सच एज अनसाइंटिफिक फार्मिंग बाय फार्मर्स विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें कवर करी जाएंगी इस योजना के अंदर? जो फसल राहत योजना है, इसमें अगर डैमेज होता है, चाहे वो वाइल्ड एनिमल से हो, अटैक से हो, ऐसे रिस्क जो कि प्रिवेंटेबल है उनसे हो, अनसाइंटिफिक फार्मिंग से हो, वो भी इसमें कवर किए जाएंगे। सोचें फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट को लेकर न्यूज थी कि झारखंड गवर्नमेंट रिप्लेस कर रही है प्राइम मिनिस्टर इंश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर्स विद किसान फसल राहत योजना। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर की स्कीम को रिप्लेस किया जा रहा है, तो वैसे भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखेंगे इसके अंदर ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि रिप्लेस किया जा रहा है। क्या सच में ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर इंश्योरेंस स्कीम में नहीं है, या फिर इट इज जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक? चलिए, अगर बात करें जाए इज इट अ पैन इंडिया स्कीम, तो नहीं, इट इज नॉट अ पैन इंडिया स्कीम, क्योंकि अभी कहां पर आ रही है? झारखंड के अंदर आ रही है। इट इज अ कॉम्पनसेशन स्कीम, दैट्स फॉर श्योर। कॉम्पनसेशन स्कीम तो है ये, और यहाँ पे सिक्योरिटी कवर भी दिया जा रहा है, बट दैट इज ओनली फॉर द झारखंड फार्मर्स। तो पहली स्टेटमेंट पैन इंडिया की वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या इसमें वाइल्ड एनिमल अटैक, प्रिवेंटेबल रिस्क, अनसाइंटिफिक फार्मिंग को भी कवर किया गया? तो अगर डैमेज वाइल्ड एनिमल अटैक की वजह से होता है, प्रिवेंटेबल रिस्क की वजह से होता है, या फिर अनसाइंटिफिक फार्मिंग करता है अगर कोई भी फार्मर, तो ये जो चीजें इस स्कीम के अंदर कवर नहीं करी गई है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी एलिमिनेट हो जाती है। बचा क्या? सी विल बी द करेक्ट आंसर। इट मींस इसमें ऐसे फार्मर्स जिनके पास लैंड है या फिर लैंडलेस फार्मर्स, दोनों को ही कवर किया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग मोनपा हैंडमेड
पेपर ओरिजिनेटेड ओवर 1000 ईयर्स अगो, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। तो ये जो मोनपा हैंडमेड पेपर बनाया जाता है 1000 साल पुरानी आर्ट है। तो आपके आर्ट एंड कल्चर को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये किस स्टेट से आती है? राजस्थान से, अरुणाचल प्रदेश से, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? सोचिए। चलिए, 1000 साल पुरानी हेरिटेज आर्ट मोनपा हैंडमेड पेपर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये भी न्यूज में थी। और अभी ये बताया जा रहा है कि एक्सटिंक्शन इसका हो सकता है अगर इसमें दोबारा से जान नहीं डाली जाए। बेसिकली ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है पहले काफी ज्यादा विलेजेस के द्वारा फॉलो करी जाती थी, लोग इसको प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे इस आर्ट को भूला जा रहा है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये खत्म ही हो जाए। तो KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन ने यहां पे एफर्ट्स करने की कोशिश करी गई है कि ये पर्टिकुलर जो आर्ट है इसको खत्म ना होने दिया जाए, रादर इसे रिवाइव करने की कोशिश करी जाए। इसी वजह से ये न्यूज में थी। और क्योंकि KVIC ने अभी स्टेप्स भी लेने शुरू किए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान रखिएगा, मोनपा हैंडमेड पेपर। चलिए, काफी ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करते हुए पेपर बनाया जाता है इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है आर्टिकल 356 के बारे में। पूछा गया आर्टिकल 356 को लेकर 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी, करेक्ट नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा, इसको जल्दी से आप सर्कल में डाल लीजिए। पहली स्टेटमेंट कहती है द प्रोक्लेमेशन इंपोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो क्या होता है, जब भी प्रेसिडेंट रूल को यहां पे प्रोक्लेम किया जाता है इंपोज करने के लिए, दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के जो है इसे अप्रूव करते हैं 1 महीने के अंदर जब इसे इशू किया जाता है। द प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर 1 year व्हेन द प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट रूल जो होता है पूरे 1 साल तक चलता है, जब प्रोक्लेम इसको किया जाता है उसके बाद इसके ऊपर अप्रूवल भी आ जाता है। द प्रेसिडेंट रूल कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। और अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिलता है तो प्रेसिडेंट रूल जो है ये इसको एक्सटेंड करना होता है, तो मैक्सिमम 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे। अगर आपने इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है उसमें जो लेक्चर्स है वहां पे देखा है इसके बारे में, क्वेश्चन ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ है वहां पर, तो अगर वो चीज देखिए तो इसका आंसर करना आपके लिए इजी हो जाएगा। सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश को लेकर हमने ये न्यूज डिस्कस करी थी जिसमें प्रेसिडेंट रूल के बारे में भी डिस्कशन हुआ था, कोर्ट का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ था और वहां की जो हाई कोर्ट थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा भी था एक चीज को कहकर। तो वही चीज जो है दोबारा से न्यूज में आई है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक बेसिकली आर्ग्यूमेंट जो है वो चला है कंसर्निंग ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। और आप जानते हैं जब हम ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की बात करते हैं तो उसके कंसर्निंग ही प्रेसिडेंट रूल की भी बात करते हैं। यहां पे आर्टिकल 356 की बात हो रही है जो कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है। और यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि जो प्रोक्लेमेशन है इसके अंदर प्रेसिडेंट की, वो दोनों हाउसेस के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। देखिए, जो प्रोक्लेमेशन इंपोजिंग प्रेसिडेंट रूल होता है दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बट दैट हैज टू हैपन विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू से 2 महीने के अंदर उसे आपको क्या करना होता है, 2 महीने के अंदर उसे आपको अप्रूव करना होता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू कितने टाइम के लिए होता है? देखिए, प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर 6 months व्हेन द प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। तो मान लीजिए आपकी दोनों हाउसेस ने इसे अप्रूव कर दिया तो उसके बाद ये 6 महीने तक चलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड जब एक्सटेंशन भी मिलता है इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 months। तो ये मैक्सिमम 3 साल तक चल सकता है और हर 6 महीने में पार्लियामेंट के अप्रूवल की इसमें जरूरत पड़ती रहती है। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, इसके अंदर हर 6 महीने के अंदर अप्रूवल लेना पड़ता है। तो यहां पे मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year गलत हो जाता है। प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर 1 year व्हेन द प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव्ड, नहीं, कितने टाइम के लिए होता है? 6 महीने के लिए होता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स गलत होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा सी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। आंध्र प्रदेश के अंदर ये इशू चल रहा है तो हो सकता है एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ग्वादार पोर्ट को लेकर है, पूछा गया ग्वादार पोर्ट को लेकर बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है। इट इज अ कोल्ड वाटर पोर्ट लोकेटेड इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेट करता है और एक ठंडे पानी का ये पोर्ट है। इट इज अ डीप सी पोर्ट लोकेटेड ऑन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में लोकेट करता है और डीप सी पोर्ट है, हो सकता है। द पोर्ट इज मैनेज बाय चाइनीज गवर्नमेंट कंपनी। चाइनीज गवर्नमेंट कंपनी जो इस पोर्ट को मैनेज करती है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी न्यूज में था और चाइना ने इस पर्टिकुलर न्यूज को वैसे मना कर दिया, नकार दिया इस चीज को, लेकिन कुछ जगह पे ऐसी न्यूज आई थी कि एडिशनल गारंटी जो है वो चाइना मांग रहा है पाकिस्तान से। बेसिकली आप जानते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, ठीक है, और ये
आपका वन बेल्ट वन रोड के ही अंदर ही आता है। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड जो है शी जिनपिंग का आप कह सकते हैं एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और वो चाहते हैं कि इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो वो सक्सेसफुल बनाया जाए। और यहां पे पाकिस्तान से एक्स्ट्रा गारंटीज होती उसकी मांग करी जा रही थी, हालांकि चाइना ने इस चीज को मना कर दिया कि हम पाकिस्तान से कोई एक्स्ट्रा गारंटी नहीं मांग रहे। इसी चीज को लेकर ग्वादार पोर्ट का भी जिक्र किया हुआ था। तो ग्वादार पोर्ट, चाबार पोर्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, अदरवाइज मेंस में भी इनको मेंशन करना काफी जरूरी है। अगर इंडिया पाकिस्तान चाइना ट्रायलेटरल रिलेशन के बारे में बात करी जाती है, इंडियन ओशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ग्वादर पोर्ट की बात करें तो इट्स अ वार्म वाटर पोर्ट जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, लेकिन सेकंड पार्ट ठीक था, बट ओवरऑल स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। क्या ये डीप सी पोर्ट लोकेटेड ऑन द अरेबियन सी? तो यस, इट्स अ डीप सी पोर्ट जो कि अरेबियन सी में लोकेट करता है। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। और मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? चाइनीज गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। लोकेशन देख लीजिए, दिस इज इन द बलूचिस्तान प्रोविंस, और इसके साथ में ईरान के अंदर है चाबार पोर्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों काफी पास पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है थोबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, क्या इसे गुजरात में लाया गया है, मध्य प्रदेश के अंदर, मणिपुर के अंदर, या फिर तमिलनाडु के अंदर? सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो उसको लॉन्च करे हैं, उसमें से थोबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी एक प्रोजेक्ट है जो कि मणिपुर में लाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, मैप पे एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च करे गए हैं। थोबाल जो प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थोबाल डैम पे बनाया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इरिगेशन का प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्ट किया गया अभी, और इसको आप कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा काफी सारी और भी चीजें इनॉग्रेट करी गई हैं, जैसे कि ई ऑफिस जो है उसको भी यहां पर लॉन्च किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है थोबाल के बारे में, और फिर आपको 3 या 4 जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स हैं उनके ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। देन कंफ्यूज मत होइएगा, इसे कहां पे शुरू किया गया? मणिपुर के अंदर इसे शुरू किया गया। देखिए, थोबाल के साथ अगर यहां पे स्टेटमेंट मुश्किल बनानी होती है, क्वेश्चन मुश्किल बनाना होता, तो कुछ इस तरीके से मणिपुर, देन मिजोरम का ऑप्शन दिया जा सकता था, असम दिया जा सकता है, और फिर आपको नागालैंड दिया जा सकता है। तो थोड़ा सा मुश्किल ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूज यूपीएससी आपको कर सकता है, बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्योंकि होम मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया, तो वैसे भी ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर प्रीलिम्स और मेंस का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन बात करता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में, एनसीएमसी के बारे में। पूछा है कि इस कार्ड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इट अलाउज द होल्डर्स टू पे फॉर देयर बस ट्रेवल, टोल टैक्सेस, पार्किंग चार्जेस, रिटेल शॉपिंग एंड इवन विड्रॉ मनी। तो आप कह सकते हैं एक तरीके के ऑल इन वन कार्ड है, जिसके थ्रू आप ये सब चीजें कर सकते हैं, अगर ये सही है तो हो सकता है। द आइडिया ऑफ एनसीएमसी वाज फ्लोटेड बाय नंदन नीलेकनी कमेटी सेटअप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ने एक कमेटी सेटअप करी थी, नंदन नीलेकनी कमेटी, उन्होंने एनसीएमसी को जो पूरा आइडिया था वो दिया था। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी फुल्ली ऑपरेशनल एनसीएमसी, दैट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है, इसको इनॉग्रेट किया है, इसकी सर्विस को इनॉग्रेट किया है ऑन द एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो। तो यहां पर दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो है वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया, वहां पे इसे लॉन्च किया गया, और लास्ट ईयर इसे अहमदाबाद के अंदर भी लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आंसर क्या होगा? पहली स्टेटमेंट को देखते, तो यस, एक ही कार्ड के थ्रू आप अपने बस के एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, टोल टैक्सेस भी पे कर पाएंगे, पार्किंग चार्जेस भी पे कर पाएंगे, शॉपिंग भी कर पाएंगे, मनी भी विड्रॉ कर पाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है ये। और नंदन नीलेकनी कमेटी जो थी, उस कमेटी ने ही इस चीज का आइडिया दिया था, और जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश करी गई थी कमेटी। तो ये भी करेक्ट है। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, तो एग्जाम के अंदर इसके बारे में पूछा जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पे एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है दिल्ली के अंदर यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। द वन कार्ड विल गिव इंटीग्रेटेड एक्सेस टू कम्यूटर्स, कम्यूटर्स के पास इंटीग्रेटेड एक्सेस रहेगा, ट्रैवल करना है, एक्सपेंडिचर करना है, ये सभी चीजें इसके थ्रू करी जा सकेगी। एनसीएमसी जो है पैसेंजर्स को अलाउ करेगा, बेसिकली इट विल अलाउ पैसेंजर्स विद रुपे डेबिट कार्ड जो कि इशू किया जाएगा, और इसको मेट्रो के अंदर भी स्वाइप करने के लिए यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब रिवीजन की तरफ, रिवीजन करेंगे, इसको मिस नहीं करना है। और ये हमारी रहने वाली है एक्टिव रिवीजन, मतलब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, अदरवाइज बाद में भी कमेंट सेक्शन में इसे आंसर कर सकते हैं, लेकिन आंसर आप ही को करना है, एंड देन आई विल गिव यू द राइट आंसर। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहिएगा, जो भी मैं रिवीजन के बाद बताने वाला हूं। चलिए,
जल्दी से मुझे बताएं जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने डिस्कस किया था कि पंजाब एंड सिंध बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट इशू कर रही है इसे। जीरो कूपन बॉन्ड 5500 करोड़ रुपए के इशू करे गए हैं। एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इशू किया है। इसे प्योर डिस्काउंट बॉन्ड या फिर डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहा जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया आपने? यस, इस पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। कैसे पे किया जाता है, जो मैंने आपको बताया था, फेस वैल्यू और जो एक्चुअल रिटर्न वैल्यू होती है, इशू प्राइस होता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको यहां पर कंसीडर किया जाता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है या नीचे आता है, ये मुझे बताएं। अभी रिसेंटली हमारे जो आर्मी चीफ है वो विजिट कर रहे हैं साउथ कोरिया में, अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन को इंक्रीज करने के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया था जापानीज आइलैंड सुशिमा जो है उससे कोरियन स्ट्रेट इसको अलग करती है और ये सदर्न एरिया में, सदर्न रीजन में फॉल करता है। अगर हम कोरियन पेनिनसुला की बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कहां पे था, ये ऊपर था, मैंने आपको यहां पे दिखाया था, ये देख सकते हैं। देन हमारा डिस्कशन हुआ था माई स्टेम स्कीम के बारे में। इसमें बेसिकली स्कीम में है क्या ये बताएं। मैंने आपको बताया था कि इसका मिसयूज किया जा रहा था अभी और इस वजह से ये पूरी न्यूज बनाई गई थी। इसके अंदर पर्सनलाइजेशन किया जाता है और इसमें कुछ फीस भी मैंने आपको बताई थी। यस, इसमें 300 रुपए की फीस थी। आईडी प्रूफ और फोटोग्राफ से आप अपनी स्टेम्स को पर्सनलाइज कर सकते हैं, अपने फेस के साथ अपनी स्टेम्स को निकाल सकते हैं। देन A68A क्या है, जल्दी से बताएं। A68E के बारे में भी बताया था, F के बारे में भी बताया था और ये भी बताया था कि साउथ जॉर्जिया आइलैंड जो उसके ये करीब जा रहा है, ओशन करंट्स इसको वहां लेके जा रहे हैं, जिससे यहां की वाइल्ड लाइफ जो है उस पर बुरा असर पड़ सकता है। इस वजह से पूरी न्यूज थी। इट वॉज एन आइसबर्ग, काफी जाइंट साइज का ही आइसबर्ग है। चलिए, देन हमारा डिस्कशन हुआ था किसान फसल राहत योजना। जल्दी से स्टेट का नाम बता दें, कौन सा स्टेट एसोसिएटेड है, पैन इंडिया स्कीम नहीं है। और लैंडलेस फार्मर्स हो, लैंड ओनिंग फार्मर्स हो, दोनों को ही बेनिफिट दिए जाएंगे। लेकिन अनसाइंटिफिक तरीके से अगर कोई फार्मिंग करता है, प्रिवेंटेबल रिस्क को इग्नोर करता है या फिर एनिमल अटैक होता है तो वो चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं करी गई। झारखंड के अंदर अभी से लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर दिया काफी सारे लोगों ने। देखिए, कोशिश ये नहीं करें कि आपको सबसे पहले आंसर करना है, कोशिश ये करें कि एटलीस्ट आप आंसर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जब आप ये चीज आंसर करते हैं तो आप इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन से रिकॉल करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में, प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, वहां पर भी आप इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन से बाहर लेके आ रहे होते हैं, रिकॉल कर रहे होते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन करते क्या है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हम इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन के अंदर ले जाने में इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन बाहर लानी है, उस चीज की प्रैक्टिस करना ही भूल जाते हैं। इसी वजह से मॉक टेस्ट देना, आंसर राइटिंग करना और यहाँ पे एक्टिव रिविजन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 को लेके, मोम्पा हैंडमेड पेपर कहां पे ये लाया गया है, जल्दी से बताएं कहां का है, कौन सा ओरिजिन इसका स्टेट है, किस स्टेट में इसका ओरिजिनेशन हुआ है, ये जल्दी से मुझे बताएं। यस, द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। और अभी खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो है, कमीशन जो है, उसने कहा है कि हम स्टेप्स लेंगे ताकि ये जो पर्टिकुलर कल्चरल हेरिटेज हमारा है ये एक्सटिंक्ट ना हो सके। ठीक है, चलिए, काफी ट्रेडिशनल आर्ट है ये पेपर मेकिंग की। फिर हमने आंध्र प्रदेश को लेकर आर्टिकल 356 का जिक्र किया था। जल्दी से बताएं कि प्रेसिडेंट रूल जो है दोनों हाउसेस के द्वारा अप्रूव किया जाता है, किसी एक हाउस के द्वारा। ये मैंने आपको बताया था, 2 महीने का टाइम इसमें दिया जाता है और एक बार अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो यहाँ पे एक्सटेंशन जो है, इसका टाइम पीरियड भी बताया था, इट कंटिन्यूज फॉर हाउ मेनी मंथ्स। सो प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years और 6 महीने में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है जब भी पार्लियामेंट अप्रूव करती है। प्रोक्लेमेशन होने के बाद ये 6 महीने तक रहता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और मैंने अभी आपसे पूछा कि 1 हाउस इन्वॉल्व होता है, बोथ द हाउसेस। सो प्रोक्लेमेशन जो प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करती है, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया था ग्वादार पोर्ट के बारे में। कोल्ड वाटर पोर्ट है या वार्म वाटर पोर्ट है, जल्दी से मुझे बताएं। और कहां पे लोकेट करता है, बे ऑफ बंगाल में है या अरेबियन सी में है, ये भी जरूर बताएं। चलिए, तो यहाँ पे बलूचिस्तान प्रोविंस में मैंने आपको बताया था, चाइनीज गवर्नमेंट इसको मैनेज कर रही है। और सीपीईसी को लेकर न्यूज थी, चबार ग्वादार दोनों की लोकेशन जो है देख लीजिए, इट्स अ वार्म वाटर पोर्ट। 9th के अंदर हमने देखा था थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहां पे है, मणिपुर में है, मिजोरम में है, असम में या फिर आपका नागालैंड के अंदर है। इट इज लोकेटेड इन वेयर, बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी रिसेंटली हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने यहाँ पे वेरियस प्रोजेक्ट्स जो थे लॉन्च किए थे, ई ऑफिस को भी लॉन्च किया है यहाँ पर। इसके अलावा थोबल डैम के ऊपर थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है इसको भी लॉन्च किया गया। इट इज लोकेटेड इन मणिपुर। फाइनली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में, पीएम ने अभी इसे लॉन्च किया है। जल्दी से बताएं कौन सी कमेटी ने इसे रेकमेंड किया था। तो एक ही तरीके का कार्ड, आपकी बस एक्सपेंसेस, बस ट्रैवल एक्सपेंसेस, टोल टैक्सेस, पार्किंग चार्जेस, ये सभी चीजें आप इससे पे कर पाएंगे। और आरबीआई ने कमेटी स्टैब्लिश करी थी, नंदन नीलेकनी कमेटी, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। और लास्ट ईयर भी हमने इसे अहमदाबाद के अंदर लॉन्च किया था और अभी इसे रिसेंटली दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा।
तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपको जो क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना बताइएगा। वेबिनार्स ऑन द थीम ऑफ देखो अपना देश, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? मैंने आपको मिनिस्ट्री का नाम कल बताया था। वैसे तो काफी इजी है, कुजीन्स के ऊपर ये चीज होने वाली थी, मुझे याद है। तो आप कोशिश करें इस मिनिस्ट्री का नाम बताने की, और मैं आपको देता हूं मेंस का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे इस चीज के लिए मैसेज किया कि जो हिंदी के पेपर्स हैं, बेसिकली हिंदी के जो आप पेपर्स चेक कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, जो मेंस का ग्रुप है, वो तो काफी अच्छे तरीके से हो रहे हैं, लेकिन जो इंग्लिश के पेपर्स हैं, इंग्लिश के जो लोग क्वेश्चंस लिखते हैं, उनके आंसर्स चेक नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज कोशिश करें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के जो आंसर्स हैं उसको भी इवेल्युएट करने की, क्योंकि एक ही ग्रुप बना है। मैं नहीं चाहता कि हिंदी का अलग ग्रुप बने या इंग्लिश का अलग ग्रुप बने। एक ही ग्रुप जो है आंसर राइटिंग के लिए बनाया हुआ है। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो हिंदी का चेक करें, जो अंग्रेजी के एस्पिरेंट है वो अंग्रेजी का चेक करें। और अगर आप एक दूसरे का भी चेक कर सकते हैं वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए पेपर तो आपको इंग्लिश का भी देना है और पेपर आपको हिंदी का भी देना है। एंड बिलीव मी, जब मैंने अपना एग्जाम क्रैक किया था, सबसे ज्यादा डर जो मुझे पास करने में लग रहा था वो हिंदी को पास करने में लग रहा था। क्योंकि होता क्या है, जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर मान लीजिए इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं, और अगर हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे होते हैं तो अंग्रेजी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन आज के टाइम में दोनों ही भाषाएं जो है इनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और एग्जाम के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इनके अंदर लाना जरूरी है। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आते हैं तो आपके बाकी के जो पेपर्स होते हैं वो भी चेक नहीं होते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो अंग्रेजी को बिल्कुल इग्नोर मत करें, अंग्रेजी मीडियम से तो आप हिंदी को बिल्कुल इग्नोर मत करें। राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी दूसरी भाषा में भी होनी चाहिए, बिकॉज मुझे पता है जब मैं अपना हिंदी का पेपर लिख रहा था मेंस के अंदर, हिंदी का आप जानते हैं कंपलसरी लैंग्वेज पेपर होता है, मुझसे हिंदी लिखी भी नहीं जा रही थी। रीजन उसका ये था क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। हो सकता है ऐसे ही जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो उनसे इंग्लिश ना लिखी जा रही हो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। तो थोड़ा थोड़ा दूसरी भाषा को भी पढ़ने की कोशिश करें और उससे थोड़ा थोड़ा लिखने की भी कोशिश करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और वहां पर पेपर के अंदर, मीन्स के अंदर हमें इस भाषा की वजह से हमारा रिजल्ट ना रुके। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और कोशिश करें आप एक दूसरे के पेपर्स भी चेक करने की, और इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो प्लीज ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। चलिए तो यहाँ पे आंसर करिए मेंस का क्वेश्चन। रिसेंटली मेनी बैंक्स आर एक्सपीरियंसिंग एनपीएस और अदर सिमिलर प्रॉब्लम्स। एज अ सिविल सर्वेंट व्हाट सॉल्यूशन वुड यू सजेस्ट फॉर दिस? तो यहाँ पे देखिए अभी रिसेंटली पंजाब एंड सिंध बैंक का केस आया, इससे पहले लक्ष्मी विलास बैंक का केस है, तो अलग अलग बैंक्स में काफी इश्यूज हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन आप सजेस्ट कर सकते हैं? एनपीएस ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको भी आप ध्यान में रख के इसका आंसर कर सकते हैं। जो नेटमॉक यूपीएससी का चैनल है जिसपे एनसीईआरटीज के जो लेक्चर्स है वो हम डाल रहे हैं, उसको आप सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है वो फातिमा नाज ने दिया है, तो आप प्लीज फातिमा मुझे बता दीजिएगा @prince_luthra के ऊपर जो आपको पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। एंड यस, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जो लोग भी सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो अभी ही कर लें 50% डिस्काउंट को यूज करते हुए, ताकि जनवरी 2021 में जब प्राइसेस इसके राइज हो, प्राइसेस हाइक होते हैं, तब आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। तो ये जो लिमिटेड पीरियड के लिए जो आपको 2021 कोड दिया गया, इसे प्लीज अभी ही यूज कर लीजिएगा, जनवरी 2021 तक का वेट मत करिएगा। चलिए तो यहाँ पे मार्क्स जो है, अगर आपने 6 अच्छे से ज्यादा स्कोर किया देन यू आर ऑफ कोर्स इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर स्कोर किया तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर 10 बजे इसकी जो पीडीएफ है उसे शेयर कर दिया जाएगा, वहां से इसे ले लीजिएगा प्लीज, और चाहे तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।